द लेजेंड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, पृथ्वीराज द थर्ड, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, महानतम राजपूत शासकों में से एक थे। ये एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। आज हम इसी वीर योद्धा की वीरता का इतिहास जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमें मिडीवल लेजेंडरी क्रॉनिकल से मिलती है। बैटल ऑफ तराइन के कुछ मुस्लिम अकाउंट्स के अलावा हिंदू और जैन ऑथर्स द्वारा लिखे बहुत से मिडीवल काव्य यानी एपिक पोएम्स में इन्हें मेंशन किया गया है, जैसे कि पृथ्वीराज विजय, हमीरा महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले चंद्रबरदाई इनके कोर्ट पोएट थे, लेकिन उसमें बहुत से इंसिडेंट्स को बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, जिसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर हिस्टोरियंस डाउट करते हैं। यहां तक कि हिस्टोरियंस चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का कोर्ट पोएट भी नहीं मानते। उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो काफी बाद में अराउंड 15th से 16th सेंचुरी में लिखी गई है। आइए इन सभी सोर्सेज के बेसिस पर पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा को डिस्कस करते हैं। चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कपूरा देवी के घर 1166 CE में हुआ था। चौहान डायनेस्टी की कैपिटल अजमेर हुआ करती थी और इनका शासन राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ पार्ट्स में हुआ करता था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को करीब 6 भाषाओं का ज्ञान था और पृथ्वीराज रासो के अनुसार इन्हें बहुत से सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स, मेडिसिन, हिस्ट्री, मिलिट्री, फिलॉसफी, पेंटिंग और थियोलॉजी में महारत हासिल थी। ये तीरंदाजी यानी कि आर्चरी के भी चैंपियन थे। 1177 में अपने पिताजी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज राजगद्दी पर बैठते हैं। उस समय इनकी आयु सिर्फ 11 वर्ष थी, इसीलिए इनकी मां कपूरा देवी इनकी रीजेंट बन जाती हैं और शुरुआत के कुछ वर्ष तक शासन की बागडोर संभालती हैं। इस समय इनकी मदद के लिए बहुत से एबल मिनिस्टर्स कोर्ट में मौजूद थे, जिनका जिक्र संस्कृत पोएम पृथ्वीराज विजय में किया गया है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर कदंबवासा एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और पूरी तरह राजा के प्रति निष्ठावान थे। इन्होंने पृथ्वीराज के शासन की शुरुआती विजयों में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। एक और मिनिस्टर जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था, उनका नाम था भुवनाई कमला। ये कपूरा देवी के मटर्नल अंकल थे। इन्हें पृथ्वीराज विजय में एक बहादुर योद्धा कहा गया है। राजा बनने के बाद से ही पृथ्वीराज चौहान का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिलेशंस विद द नेबरिंग स्टेट्स। दोस्तों, 1180 में पृथ्वीराज शासन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। इस समय बहुत से हिंदू राजा इन्हें चैलेंज करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग चौहान या चहामना डायनेस्टी पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना चाहते थे। इनमें सबसे पहला नाम आता है नागार्जुना का। ये पृथ्वीराज के कजन थे और उनके कोरोनेशन के अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह कर दिया था। किंगडम पर अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए नागार्जुना ने गुड़ापुरा का फोर्ट भी कैप्चर कर लिया था। गुड़ापुरा को आज का गुरुग्राम समझा जाता है। पृथ्वीराज इस फोर्ट का घेरा डालते हैं और इसे जीत लेते हैं। ये जीत उनकी अर्लीस्ट मिलिट्री अचीवमेंट्स में से एक थी। नागार्जुना के रिवोल्ट को क्रश करने के बाद पृथ्वीराज नेबरिंग किंगडम भादानकाज की तरफ बढ़ते हैं। इनका कंट्रोल बयाना रीजन के अराउंड था, जो आज राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। भादानकाज अक्सर ही प्रेजेंट डे दिल्ली के अराउंड के एरिया को कैप्चर करने का थ्रेट देते रहते थे, जो कि चहामना डायनेस्टी के अंडर आता था। इसलिए पृथ्वीराज इस किंगडम का नामो निशान मिटाने का फैसला करते हैं। मदनपुर में मिले कुछ इंस्क्रिप्शंस के अनुसार पृथ्वीराज ने 1182 में पावरफुल चंदेला किंग परामर्दी को भी डिफीट किया था। इस विक्ट्री से उनके एनिमीज की संख्या और भी बढ़ गई थी, क्योंकि चंदेलाज इसके बाद कन्नौज के गाहड़वालाज के साथ हाथ मिला लेते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल सोर्सेज में गुजरात के चालुक्याज के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट मेंशन किया गया है। चालुक्यन राजा भीमा II और पृथ्वीराज के बीच एक शांति संधि यानी पीस ट्रीटी का जिक्र मिलता है,
जिससे पता चलता है कि दोनों किंगडम्स का आपस में युद्ध चल रहा था। एक और पावरफुल किंगडम गहाड़वालाज ऑफ कन्नौज के साथ पृथ्वीराज चौहान का कॉन्फ्लिक्ट काफी पॉपुलर है, जिसका मेंशन हमें पृथ्वीराज विजया के अलावा आईने अकबरी, सुरजन चरिता और फेमस पोएम पृथ्वीराज रासो में मिलता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। राइवलरी विद जयचंद एंड लव अफेयर विद संयोगिता। दोस्तों, कन्नौज के घाड़वाला वंश के शासक का नाम जयचंद था और इनकी बेटी का नाम था संयोगिता। जयचंद एक शक्तिशाली राजा थे और बाकी राजपूत राजाओं पर अपनी सुप्रेमेसी असर्ट करना चाहते थे। इसके लिए वो राजसूय यज्ञ करने का फैसला लेते हैं। राजसूय यज्ञ एक वैदिक रिचुअल हुआ करता था, जिसे करने से एक राजा खुद को चक्रवर्तन सम्राट यानी कि एम्परर डिक्लेयर करता था, मतलब वो सभी राजाओं का राजा कहलाता था। लेकिन पृथ्वीराज जयचंद की सुप्रेमेसी एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। दूसरी तरफ राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्सों से बहुत प्रभावित हो गई थी और उनसे प्यार करने लगी थी। लेजेंड के अनुसार इन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत तब होती है जब पृथ्वीराज के कोर्ट से पन्ना रे नाम का पेंटर कन्नौज पहुंचता है और प्रिंसेस को अपने राजा पृथ्वीराज जी की पेंटिंग दिखाता है। वापस आते वक्त ये संयोगिता का पोर्ट्रेट पेंट करके पृथ्वीराज को दिखाते हैं। पृथ्वीराज भी संयोगिता की ब्यूटी के कायल हो जाते हैं। लेकिन इसी समय राजा जयचंद अपनी बेटी का स्वयंवर अरेंज करते हैं। सभी छोटे बड़े राजाओं को इसमें इनवाइट किया जाता है, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। बल्कि उन्हें और अपमानित करने के लिए जयचंद द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर खड़ी कर देते हैं। जब संयोगिता को पता चलता है कि पृथ्वीराज को स्वयंवर में बुलाया ही नहीं गया है, तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं और पृथ्वीराज को पत्र लिखकर कहती हैं कि वो सिर्फ उनसे ही शादी करना चाहती हैं। इस पत्र के जवाब में पृथ्वीराज भी वादा करते हैं कि स्वयंवर के दिन वो वहां मौजूद रहेंगे। स्वयंवर के दिन राजकुमारी सभी राजाओं को रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं और द्वार पर लगी पृथ्वीराज की मूर्ति के पास पहुंच जाती हैं। यहां पृथ्वीराज पहले से ही छुपे हुए थे, जो इस समय सामने आते हैं और राजकुमारी संयोगिता उनके गले में वरमाला डाल देती हैं। इसके बाद पृथ्वीराज जयचंद को खुली चुनौती देते हैं कि अगर वो संयोगिता को यहां से ले जाने से रोक सकते हैं तो रोक लें। जयचंद गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वीराज उनकी आंखों के सामने से उनकी बेटी को भगाकर ले जाने में कामयाब रहते हैं। स्वयंवर में मौजूद अनेकों राजाओं के सामने मिले इस अपमान से जयचंद बहुत क्रोधित होते हैं और मन ही मन पृथ्वीराज से बदला लेने का निश्चय कर लेते हैं। बदले की इस कहानी को जानने के लिए हमें अगले सेक्शन की तरफ चलना होगा। मोहम्मद गौरी और बैटल ऑफ तराई। दोस्तों, लेजेंड के अनुसार तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी का 17 बार बैटल में आमना सामना हुआ था, जिसमें से 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था। लेकिन हर बार उन्हें माफ करके छोड़ दिया जाता था और फिर लास्ट बैटल में मोहम्मद गौरी की जीत होती है। लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस सिर्फ 2 ही बैटल्स को ऑथेंटिक मानते हैं, जो सरहिंद के किले के पास तराई नाम की जगह पर हुई थी और इसलिए इन्हें बैटल ऑफ तराई के नाम से जाना जाता है। 1189 में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के तबरहिंद यानी भटिंडा पर कब्जा कर लिया था। ये चहामना डायनेस्टी की टेरिटरी हुआ करती थी। इन्वेजन के बारे में पता चलते ही पृथ्वीराज तबरहिंद की तरफ बढ़ते हैं और गौरी और इनकी आर्मीज 1190 में तराई नाम की जगह पर मिलती हैं। इसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराई बोला जाता है, जिसमें राजपूत्स टर्किश आर्मी को बुरी तरह हरा देते हैं। खुद मोहम्मद गौरी भी इसमें घायल हो जाता है, लेकिन एक खलजी सोल्जर सही समय पर आकर गौरी को बचा लेता है और उसे लेकर वापस गजनी भाग जाता है। गौरी राजपूतों के हाथ मिली इस हार से बौखला जाता है और इसका बदला लेने के लिए जोरदार तैयारी शुरू कर देता है। अगले ही साल वो वापस इंडिया की तरफ मार्च करता है। वो किसी भी तरह पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। ये बैटल भी तराई में ही होती है। गौरी इस बार 1,20,000 घुड़सवारों के साथ आया था। दुश्मनों को हराने के लिए गौरी क्लेवर टैक्टिक्स अपनाता है और 10,000 तीरंदाजों की 4 डिविजन्स बना देता है, जो चारों तरफ से पृथ्वीराज की आर्मी पर अटैक करती हैं।
साथ ही ये लोग राजपूत आर्मी के बहुत पास नहीं जाते, बल्कि दूर से ही उनके पेशेंस और एनर्जी को एग्जॉस्ट करते हैं। बाकी बची हुई अपनी फोर्स यानी रिजर्व्स को गौरी युद्ध के मैदान से दूर रखता है, जिससे पृथ्वीराज को इसकी सही स्ट्रेंथ का पता ही नहीं चल सके। और जब राजपूत आर्मी दिन भर युद्ध करने के बाद पूरी तरह थक चुकी होती थी, तब ये अचानक अपनी रिजर्व फोर्स के साथ अटैक कर देता है, जिसके बाद राजपूत आर्मी की हार हो जाती है। राजपूत की इस हार के पीछे गौरी के स्किल्ड आर्चर्स और कैवलरी मैन तो थे ही, इसके अलावा एक कारण यह भी था कि पृथ्वीराज के जनरल स्कंद, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के हीरो रहे थे, वो इस समय किसी और युद्ध में व्यस्त थे और पृथ्वीराज की मदद के लिए तराइन नहीं पहुंच पाए थे। साथ ही जयचंद द्वारा किया गया धोखा भी पृथ्वीराज की हार का एक कारण माना जाता है। हुआ ये था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का मुकाबला करने के लिए सभी राजपूत राजाओं को साथ आने के लिए कहा था, लेकिन जयचंद तो अभी भी स्वयंवर में हुए अपमान को भूले नहीं थे। इसलिए वो गौरी से हाथ मिला लेते हैं और उसे मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद गौरी पृथ्वीराज को हराने में सफल रहता है। अपने इस एक्ट के लिए जयचंद हमेशा के लिए इतिहास में बदनाम हो जाते हैं। अगर उन्होंने यहां गौरी की जगह पृथ्वीराज का साथ दिया होता तो शायद भारत में मुस्लिम शासक कभी अधिकार नहीं कर पाते, लेकिन अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए उन्होंने एक आक्रमणकारी का साथ दिया। दोस्तों, जयचंद के बदले की यह कहानी हमें पृथ्वीराज रासो और ऐने अकबरी में मिलती है। राजपूत हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और सोर्सेज में इस कहानी का कोई जिक्र नहीं मिलता और इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि ये स्टोरी पृथ्वीराज रासो के राइटर चंद बरदाई की इमेजिनेशन पर बेस्ड है। खैर, जयचंद ने गौरी का साथ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान की हार जरूर हुई थी। एक कहानी यह भी है कि गौरी ने रात के समय पृथ्वीराज के कैंप पर हमला किया था और इस तरह धोखे से उन्हें हरा दिया था। इसके बाद उनके साथ क्या किया जाता है, इसको लेकर भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं। अनसर्टेनिटीज ओवर डेथ। दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज हारने के बाद सुल्तान गौरी के सामने सर झुकाने से मना कर देते हैं और इसीलिए गौरी के सोल्जर्स गरम सलाखों यानी कि हॉट आयरन रॉड्स उनकी आंखों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अंधे हो जाते हैं। अपने राजा को हेल्पलेस और दर्द में देखकर चंद बरदाई, जो कि पृथ्वीराज के साथ युद्ध में मौजूद थे, एक चाल चलते हैं। वो गौरी को कन्विंस करते हैं कि तीरंदाजी का एक कंपटीशन आयोजित किया जाए, क्योंकि पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण यानी कि आवाज की मदद से तीर चलाना आता था। गौरी को भी लगता है कि एक अंधा इंसान कैसे निशाना लगा पाएगा, इसीलिए वो इसके लिए राजी हो जाते हैं और फिर चंद बरदाई एक दोहे की मदद से अपने ब्लाइंड किंग को सुल्तान की एग्जैक्ट प्लेस बता देते हैं। ये दोहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दाव पर सुल्तान है मत चूको चौहान। जब गौरी पृथ्वीराज को शूट करने का ऑर्डर देते हैं तो बरदाई की हिंट्स के अनुसार वो तीर चला देते हैं, जो सीधा गौरी के जाकर लगता है और वो अपने सिंहासन से गिर जाता है। उसके बाद गौरी के सैनिकों के हाथों और ज्यादा अपमानित होने से बचने के लिए चंद बरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे को खंजर मार लेते हैं। लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस इस लेजेंड में बिलीव नहीं करते। उनके अनुसार हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में गौरी के वेसल यानी सबऑर्डिनेट स्टेट की तरह रूल करने दिया जाता है। इसके प्रूफ में अजमेर से मिले कॉइन्स हैं, जिनके एक तरफ पृथ्वीराज का नाम है और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का। और गौरी द्वारा पृथ्वीराज की हत्या काफी बाद में की जाती है, जिसका कारण ट्रीजन को बताया गया है। हालांकि इस ट्रीजन का नेचर सोर्सेज में अलग अलग दिया गया है, जैसे कि 14th सेंचुरी के जैन स्कॉलर मेरुतुंगा अपनी किताब प्रबंध चिंतामणि में लिखते हैं कि गौरी चाहमना गैलरी में लगी कुछ पेंटिंग्स को देखने के बाद पृथ्वीराज चौहान का सर कलम करने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि इन पेंटिंग्स में मुस्लिम्स को पिग्स द्वारा मारते हुए दिखाया गया था। वहीं एक दूसरे सोर्स पृथ्वीराज प्रबंध में बताया गया है कि हारने के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया था और राज दरबार के सामने ही एक बिल्डिंग में रखा गया था। वहां ये गौरी को मारने का सीक्रेट प्लान बनाते हैं
और अपने मिनिस्टर प्रताप सिम्हा से धनुष और तीर सप्लाई करने के लिए कहते हैं। लेकिन इनके ये मिनिस्टर गौरी को प्लान के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद पृथ्वीराज को एक पिट में फेंक दिया जाता है और पत्थर मार मार कर इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा हमीरा महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज अपनी हार के बाद खाने का त्याग कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और विरुद्ध विधि विधुवंश के अनुसार इस लेजेंडरी किंग की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी। इस तरह अलग अलग सोर्सेज में इनके और गौरी के संघर्ष और इनकी मृत्यु के अलग अलग विवरण सामने मिलते हैं। इसलिए हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किस तरह हुई थी। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि गौरी से युद्ध में हार के बाद ज्यादा समय तक ये जीवित नहीं रहे थे। कंक्लूजन। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान इंडियन हिस्ट्री के एक लेजेंडरी किंग रहे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने न सिर्फ चौहान वंश का नाम अमर कर दिया, बल्कि महान राजपूत शासकों में भी अपनी गिनती सुनिश्चित करवा दी थी। इतिहास इन्हें एक पावरफुल राजपूत किंग की तरह याद करता है, जिन्होंने कई सालों तक मुस्लिम इन्वेडर्स को अपने राज्य से दूर रखा। पृथ्वीराज चौहान के हीरोइक अचीवमेंट्स को कई सारी इंडियन फिल्म्स और टेलीविजन सीरीज में भी दिखाया जा चुका है, जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान और वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। इसके अलावा अजमेर, दिल्ली और बहुत सी अन्य जगहों पर इस वीर राजपूत राजा की याद में मेमोरियल्स भी बनाए गए हैं। इनकी बहादुरी के किस्से आज भी भारतवासियों को गौरवान्वित करने का काम करते हैं।